Today we are here to discuss FST 8 paper 1. Okay, so paper was moderate and little bit on tougher side, but starting with question number 1. तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि खास करके इसमें जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है और ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन इस तरीके के टर्म का तो करने में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो लेकिन हमारे पास जो ए और बी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस अपने लिए हेल्पफुल हैं. मतलब हमें एक तरीका बताया जा रहा है कि भाई ये कुछ क्लब होकर के बनाया जा सकता है. तो अगर मैं इसको देखूं fx का एक्सप्रेशन सबसे पहले, तो जो बी ऑप्शन है मेरा वो मेरे लिए हेल्पफुल है. बी ऑप्शन में देखो 1 माइनस fx की बात की गई है. अगर मैं fx को राइट साइड में लिख लेता हूं तो 1 माइनस fx इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर 1 माइनस x की पावर r, ऐसा कुछ कहा गया है. तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी लाइन ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं कि fx को मैंने लिख लिया 1 माइनस fx का टर्म बनाना, तो मैंने ऐसे लिख लिया x था पहला टर्म, इसको लिख लिया 1 माइनस x लिख सकते हैं. नेक्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है. प्लस आगे क्या है, आगे की टर्म है हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब, ऐसा है. तो इसी को अगर मान लो यही तीन टर्म्स होते तो रिजल्ट क्या आता, ये 1 होता. इन दोनों को क्लब करता मैं, 1 माइनस x कॉमन ले लेता और मेरे साथ बचता क्या 1 माइनस x स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स क्लब हो जाते. अब साथ में ये भी आ गया, देखो 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ये, तो ये तो पार्ट इतना तो कॉमन ही हो गया ना, बचेगा क्या 1 माइनस x क्यूब. और सेम प्रोसेस देखो आगे भी फॉलो होता रहेगा. तो मतलब जब यहाँ पे x क्यूब था तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा था 1 माइनस x क्यूब तक का प्रोडक्ट. आगे भी अगर देखें हम तो x की पावर n तक दिया हुआ है, तो हमारे पास फाइनल इसी तरीके का पैटर्न बन जाएगा 1 माइनस x रेज टू पावर n. तो ये मेरे पास आ गया कि fx क्या है 1 माइनस प्रोडक्ट ओवर 1 माइनस x रेज टू पावर r बिलोंग्स टू 1 से n. ये मेरे पास fx का एक्सप्रेशन है. तो बी ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया. मुझे डिफरेंशिएट भी करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके का अगर टर्म है, भाई 1 का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, डिफरेंशिएशन तो यहीं से क्रिएट होगा. डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा. अपन अगर मान लेते हैं gx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस भी हटा लेता हूं मैं, 1 माइनस x स्क्वायर अप टू 1 माइनस x की पावर n. तो ln gx देखो, ln gx में क्या आएगा, ln 1 माइनस x आएगा, ln 1 माइनस x स्क्वायर आएगा और साथ में लास्ट में ln 1 माइनस x की पावर n आएगा. डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन g इंटू जी डैश इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x, है ना. और इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x की पावर n. ये टर्म बनती जाएगी. हमें क्या चाहिए था, हमें g डैश चाहिए था. तो g डैश का एक्सप्रेशन क्या हो गया, g डैश इज इक्वल टू g इंटू, ये पूरी टर्म हो गई माइनस साइन के साथ अगर मैं लिख दूं तो ये बन गया 1 माइनस x, ठीक है, 1 माइनस x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. और इसी तरीके से हमारे पास सारी टर्म्स आती जाएंगी. सभी माइनस माइनस की टर्म्स थी, चूंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो सभी में प्लस का टर्म बन जाएगा. लास्ट टर्म की बात करूं मैं तो लास्ट टर्म मेरे पास बचेगी nx n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x की पावर n. ये g डैश आ गया. हमें क्या चाहिए था, gx तो हमने इसको माना था. हमें यहां लिखना क्या है, अगर मैं f डैश की बात करूं यहां पे तो f डैश क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसको मैंने g बोला था तो g डैश, तो माइनस g डैश चाहिए. तो माइनस g डैश का मतलब इस माइनस साइन को इधर भेज दो, यही हो गया ना. माइनस g डैश इज इक्वल टू g इंटू इतना. तो f डैश की वैल्यू कितनी हो गई, g इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन. अब g क्या था, g तो मेरा इसके बराबर था, ठीक है, ये इस चीज को g बोला था. g को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस fx, भाई f इज इक्वल टू 1 माइनस g, तो g कितना हो गया 1 माइनस fx, ये सही है. और इनटू इसको अब मैं एक समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो समेशन के फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको, x, ठीक है, x की पावर में जो चीज प्रेजेंट है और सामने अगर देखो x की पावर n माइनस 1 है तो यहां पे n प्रेजेंट है. तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास इसको दिखना चाहे तो r यहां पे होगा तो यहां पे कितना आएगा r माइनस 1 आएगा. डिवीजन में क्या है, तो n था यहां पे n, 2 था यहां पे 2, तो यहां पे कितना होगा 1 माइनस x की पावर r. तो इस तरीके से अपने पास b ऑप्शन और जो मेरे पास c ऑप्शन है ये दोनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे. 2 में हमारे पास fx और gx जो दोनों फंक्शंस दिए गए हैं,
इनके लिए कहा गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है, एफ डैश और जी डैश दोनों ही उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने चाहिए। सही है, मतलब एफ और जी दोनों को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हम डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले अगर हम एफ की बनाते हैं तो एफ की कंटिन्यूटी 1 पे बनाने के लिए अगर मैं एलएचएल की बात करूं तो कितना है 1 प्लस ए है, और आरएचएल की बात करूं तो 2 प्लस बी है। तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2 प्लस बी। क्या कर रहे हैं हम, एफ को कंटिन्यूअस बना रहे हैं 1 पे। सिमिलरली जी को अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे 1 पे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 1। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। b की वैल्यू -2 रखते हो तो यहां से a कितना आ गया, -1। तो a और b ये दोनों अपने को एक्सप्रेशंस पता चल गए, क्या मतलब इनकी वैल्यूज क्या क्या है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो f डैश देखो, f डैश तुम अगर लिखते हो तो क्या आएगा, 2x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, x चूंकि लेस देन और इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। तो एनीवे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। फिर जी डैश की बात करूं, जी डैश में अगर देखें तो जी डैश में ऊपर 3 आएगा, नीचे 3x स्क्वायर आएगा, एक बार x लेस देन 1 और एक बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये भी देख सकते हो जी डैश भी कैसा दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो फंक्शन डेरिवेबल तो हो गया। इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट बस ये थी a इक्वल टू -1 b इक्वल टू -2। ऐसी सिचुएशन में लेमडा कितना होगा, तो लेमडा हमें कितना आएगा, f डैश 1 अपॉन g डैश 1 इसी के बराबर होगा। f डैश 1 की बात करें तो f डैश 1 कितना है, 2 के बराबर है, और g डैश 1 की बात करें तो g डैश 1 कितना है, 3 के बराबर है। तो लेमडा की वैल्यू 2/3 है, a -1 और b -2। यहां से अपन ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं, a p c d चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। रूल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, f स्क्वायर x प्लस f स्क्वायर y 2 इंटू एक्स वाई -1 इज इक्वल टू f स्क्वायर x प्लस वाई। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, अपन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x या y के रिस्पेक्ट में। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास बन क्या जाएगा, 2fx इंटू f डैश x। सही है बात, प्लस ये y की टर्म है, x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। यहां पे देखें तो 2 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y इज इक्वल टू f स्क्वायर x प्लस y को अपन देखें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 2f x प्लस y f डैश x प्लस y, और इसका अगर देखा जाए तो x प्लस y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहली टर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लें, तो f ऑफ √2 हमें दिया गया है। ठीक है, अभी तो सबसे पहला काम अपना यही होगा कि भाई इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करो। सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करने का क्या तरीका हो सकता है, अपन अगर मान लो कि y को 0 रखें तो y को 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2fx f डैश x। यहाँ पे भी 2fx f डैश x किसी काम का नहीं है, तो अपन क्या करें, x को 0 रख लेते हैं। x को अगर 0 रखा तो क्या बनेगा, 2f0 इंटू f डैश 0 प्लस, बल्कि 2 हटा ही लो है ना, 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, साथ में बचा हुआ क्या है, y इज इक्वल टू fy इंटू f डैश y। सही है बात। अब आगे अगर इससे मैं देखूं तो ये क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस y इज इक्वल टू fy इंटू f डैश y। तो एक कांस्टेंट टर्म प्लस y और इधर ये, ठीक है, अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि ये वाली टर्म हमारे पास इंटीग्रेशन के लायक है। तो अपन अगर देखें तो इसको अगर मैंने थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट p बोल दिया तो p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में py हो जाएगा, फिर यहां पे y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये चीज क्या लिखी होगी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया fy होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब दो दिक्कतें हैं, एक तो p, एक कांस्टेंट यहां पे, एक c यहां पे। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिसाइड करें, तो अपन और कुछ तरीका देखते हैं। एक तो हमें दिया गया है कि f ऑफ √2 कितना होता है, 2 के बराबर होता है, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो f ऑफ √2 की बात करें, ठीक है, y मतलब y की जगह पे मैं √2 रखता हूं, तो y की जगह √2 रखा तो p√2 प्लस 2/2 1 इज इक्वल टू f √2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, अगर मैं अब यहां से p और c में एक रिलेशन निकल गया, एक और चाहिए होगा, तो एक और चाहिए, उसके लिए अपन क्या रखते हैं, मान लो y को 0 रखा। अब y को 0 रखने से डायरेक्टली तो कोई काम बन नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, x और y दोनों को ही 0 रख लेते हैं।
एक्स वाई दोनों को 0 रख लेते हैं ओरिजिनल वाले में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास 2f² 0 प्लस 2 इंटू -1 तो -2 लिख दिया इज इक्वल टू f² 0, यही आएगा। तो f² 0 की वैल्यू 2 के बराबर है, दैट मींस f0 की वैल्यू कितनी हो गई √2। उसने बोल रखा है कि फंक्शन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव ही है, तो -√2 लेने की जरूरत नहीं, f0 की वैल्यू कितनी हो गई √2। अब f0 अगर √2 आ गया तो मैं y इक्वल टू 0 रख देता हूं, y इक्वल टू 0 मैं यहां पे रख देता हूं। मुझे एक ही वैल्यू की कमी थी, एक तो मुझे दिया गया था कि f ऑफ √2 कितना है, 2 के बराबर है, उसको मैं यूज कर लिया। y इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर बाई 2 1 हो गया प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो c -1 हो गया। तो अब तुम इसको यहां पे रख सकते हो कि p√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c विच इज 1, सो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। तो अपन यहां से देखें तो फाइनली अगर हुए तो fy² बाई 2, c की वैल्यू कितनी है इसमें रख रहा हूं मैं सभी को, तो f² बाई 2 -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, py तो 0 हो गया और y² बाई 2, तो f² y इज इक्वल टू अगर हम देखें तो y², ठीक है, प्लस 2, यही बन जाएगा y² बाई 2 प्लस 1, 2 नीचे कैंसिल हो गया और अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा f² y का। तो फंक्शन आ गया अपने पास कि fx क्या है, बेसिकली √x² प्लस 2। फिर से ध्यान दो, पॉजिटिव वाला ही लेना है fx को, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपने पास आंसर्स आ जा रहे हैं, ए बी सी और डी चारों ही करेक्ट ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन किए भी हो भाई, अंडर रूट के अंदर एक तरीके से बार बार टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं कि SR इज इक्वल टू √R प्लस SR, सो इट इज SR² माइनस SR माइनस R इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई ना, t² माइनस t माइनस R इक्वल टू 0, इस तरीके की। तो SR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4R बाई 2, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब S1 S2 हमें अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, R की वैल्यूज केवल रखनी है। तो जैसे मैं मान लो ए ऑप्शन की बात करूं तो बस R की वैल्यू रखो ए ऑप्शन चेक करने के लिए। S2 कितना आएगा, S2 का मतलब होगा 1, ठीक है, और चूंकि R पॉजिटिव है और फंक्शन भी हमें पॉजिटिव ही लेना है तो मैं 1 माइनस वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर देता हूं, क्योंकि SR क्या है, अंडर रूट का आउटकम है जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा भाई, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे √1 प्लस 4R, तब तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। ये बड़ी क्वांटिटी है 1 के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने लगूं, तो 1 प्लस ही लेना पड़ेगा। अब मैं S2 निकालता हूं, S2 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। S3 की नेक्स्ट क्या दिया है, S6 दिया है। S6 की वैल्यू अगर देखें तो 1 प्लस यहां से 5 आ जाएगा बाई 2, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, S12 दिया हुआ है, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 7 बाई 2, ठीक है। और S20 दिया हुआ है, 20 का मतलब क्या होगा 1 प्लस 9 बाई 2, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। फिर बी ऑप्शन पे जाए तो बी ऑप्शन में देखो 4 अगर रखोगे यहाँ पे R की जगह पे, ठीक है, तो √17 आएगा, इरेशनल है। 9 रखोगे √37 आएगा, इरेशनल है। 16 रखोगे √65 आएगा, इरेशनल है। तो बी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से सी डी ये सारी ऑप्शंस हैं, तो इनमें बस यही है कि R की जगह पे वैल्यूज रखो और वैल्यूज रख करके अपन आंसर्स निकाल सकते हैं कि क्या क्या होंगे। फिर भी सी ऑप्शन अगर एक बार देखें तो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, S3 -1, ठीक है, S4 -1, S5 -1, ये सब की बात की गई है। तो S3 का मतलब कितना होगा 1 प्लस √13, ठीक है, बाई 2। 2S3 -1 मतलब कि √13 का स्क्वायर, 2S3 -1 √13 का स्क्वायर। फिर S4 की बात की गई, S4 की बात करें तो 1 प्लस √17 बाई 2S4 -1 का होल स्क्वायर 17 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से S5 की बात करें तो S5 कितना है 1 प्लस √21 बाई 2, ठीक है। तो 13, 17 और 21 यही ऑप्शंस में दिया गया है सी ऑप्शन में, जो कि ऑफ कोर्स एपी में है। सिमिलरली डी ऑप्शन भी देख लो, 2, 12 और 56 की बात की गई है, तो रख दो यहाँ पे। एक बार 1 प्लस 8 3 आ जाएगा अंडर रूट का आउटकम, एक बार 12 रखोगे तो 7 आ जाएगा और 56 रखोगे तो 15 आ जाएगा। तो इनको देख लो, ये भी जीपी में है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन यहाँ पे अपने पास करेक्ट होंगे। देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान देना इसमें इंडिपेंडेंट बोल दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ इवेंट अकर्स। तो अगर नन ऑफ इवेंट अकर्स मतलब यही कहा जा रहा है ना कि P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1 बार इंटरसेक्शन इनफैक्ट, ठीक है, A1 डजंट अकर, इंटरसेक्शन A2 डजंट अकर, A3 डजंट अकर, इसी तरीके का दिया गया है, ठीक है, और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर ध्यान दो A1 A2 A3 ये सब इंडिपेंडेंट है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो अगर इनकी बात करें तो P A1 बार, ठीक है, इंटू P A2 बार, ठीक है, इंटू P A3 बार, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि सभी कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अपन आगे देखें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास टर्म्स कितने थे, 1006। तो टोटल लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, P A 1006 कॉम्प्लीमेंट, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब PA1 की बात करें तो PA1 कितना था, 1/2 था, तो अब मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस 1/2, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस, इसके लिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, और ऐसे ही लास्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2012 आ जाएगा। इन सब का हमें प्रोडक्ट करना है, तो इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो कितना बन रहा है, देखो यहां से 1/2, 3/4 है ना, 5/6, और इसी तरीके से लास्ट में 2011 डिवाइडेड बाई 2012, यही चीज आ रही है। तो अपन अगर देखें डिनोमिनेटर में 2 कितना है, 1006 टाइम्स प्रेजेंट है ना, 2 की पावर 1, यहां पे भी 2 की पावर 1, इसमें भी 2 की पावर 1, सब में 2 की पावर 1 तो प्रेजेंट है ना। कितने टर्म्स है 1006, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1006, ये मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है बात। बचेगा क्या 1 2 3 अप टू 1006, मतलब 1006 फैक्टोरियल, ये भी आ गया। ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमारे पास क्या क्या टर्म बचेगी, 1 से लेकर के 2011 तक की, तो 1 3 5 अप टू कहां तक 2011, ये वाली चीज है। अब हमें ऐसे तो लिखना नहीं था, तो अपन क्या करेंगे, फिर से इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में भी हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें इसका स्क्वायर वगैरह बनाना है। तो अगर मैं और 2, हाँ ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 4 6 अप टू कहां तक 2012 तक, ठीक है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 4 6 अप टू 2012 तक, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे पास क्लब हो गया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 2012 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आया 2 की पावर 1006 यहां पे था, इसमें से भी तो 2 बाहर निकलेंगे बार बार, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 की पावर 2012 हो जाएगा। 1006 का फैक्टोरियल, इसमें से हर टर्म से 2 बाहर निकाल लिया, तो ये भी क्या बन गया 1006 का फैक्टोरियल, तो 1006 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इस तरीके से अल्फा अपना कितना है 2012 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1006। तो यहां से अपन आंसर मार्क कर सकते हैं A B C D चारों ही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्वेशन की दी हुई है और इसके लिए कॉर्ड की लेंथ निकालनी है अलोंग लाइन x = π/2, ठीक है। तो खैर सबसे पहले तो इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है किस चीज की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, डायमेट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है ना, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 ऐसा ही लिखा हुआ है = 0। तो इस जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इस सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। क्या करते हैं उसके लिए, वही अपना 2√r² - p², वही वाली चीज यूज करते हैं। तो खैर सबसे पहले अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसका सेंटर वगैरह फाइंड आउट करने जाएं, तो देखो क्या लिखा हुआ है x² माइनस क्या आएगा x के साथ sin इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स अल्फा, जिसको कि π/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस का एक टर्म बनेगा sin इनवर्स इंटू cos इनवर्स, इधर से बन जा रहा है माइनस sin इनवर्स इंटू cos इनवर्स, तो वो तो कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा इधर y² की टर्म आ जाएगी, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या होगा y के साथ, ठीक है, अगर मैं कहूं y माइनस साइन के साथ लिख लेता हूं, और इसके साथ में हमारे पास टर्म क्या होगी माइनस वाई साइन इनवर्स अल्फा, तो साइन इनवर्स अल्फा माइनस का कॉस इनवर्स अल्फा = 0, ठीक है। साइन इनवर्स अल्फा को π/2 माइनस लिख दो, तो क्या आएगा x² माइनस x इंटू π/2 प्लस y² माइनस y, ठीक है, इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं कि सेंटर क्या हुआ, सेंटर हो गया तुम्हारा π/4, ठीक है, सेंटर हो गया तुम्हारा π/4,
और इसका भी हाफ कर दो तो पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। ठीक है इतनी बात। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालनी है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के अलोंग कॉर्ड की लेंथ। ठीक है, पाई बाई 4 के अलोंग हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या फर्क आएगा, देखो पाई बाई 4 से अगर पास करने वाली एक लाइन है, ठीक है, एक सर्कल है ये, जिसका जो सेंटर दिया हुआ है पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा दिया हुआ है। तो अपन अगर बात करें कि इसकी एक लाइन अगर x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, सेंटर से पास करने वाली लाइन मतलब क्या हो गई, डायमीटर हो गई ना। ठीक है, ये तुम्हारी डायमीटर हो गई। ठीक है बात। तो हमें एक तरीके से कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड का मतलब यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ डायमीटर, कि क्या क्या डायमीटर्स पॉसिबल हो सकते हैं। डायमीटर निकालते हैं फिर। ठीक है, डायमीटर निकालोगे तो कितना आएगा, हमारे पास यही है, g हो गया एक तरीके से, एक f हो गया, और c तो कितना है, 0 है। तो हमारे पास अगर लेंथ ऑफ डायमीटर कहें तो दैट विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट, ठीक है, g स्क्वायर विच इज पाई बाई 4 का स्क्वायर, प्लस कितना आएगा, पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा का स्क्वायर। सही है। तो ये d हो गया हमारे पास डायमीटर, 2 अंडर रूट पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर। अब पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा वो भी देख लेते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, भाई कॉस इनवर्स अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है ना। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पाई पे पहुंचेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब उस समय कितना होगा, माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 होती है, तो इसका मतलब ये पाई बाई 4। तो अब समझ सकते हो कि इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0। अगर पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो दैट विल बी 9 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो यहां से तुम समझ सकते हो कि डायमीटर के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ये पाई स्क्वायर बाई 16 तो फिक्स है, प्लस जो साथ में क्वांटिटी ऐड की जा रही है वो 0 से लेकर के 9 पाई स्क्वायर बाई 16 तक वेरी करेगी। तो d कहां से कहां तक जा रहा है वो अपने को यहां से पता चल गया, अपन ऑप्शन यहां से मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है एक एक्सप्रेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर का। तो अपन अगर देखें तो ये क्या चीज लिखी गई है, -2,3 है ना, -2,3 और x y के बीच की डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। x y कहां है, एक सर्कल पे है, तो बेसिकली सर्कल की इस पॉइंट -2,3 से डिस्टेंस हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है, यही है क्वेश्चन। तो सर्कल का देखें तो सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है अपने पास -4,5। तो -4,5 अपने सर्कल का सेंटर है, और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 25 41 और 40 81 मतलब 9। ठीक है, ये हो जाएगा। -2,3 ये वाला पॉइंट था, ठीक है, सपोज तो किसी एक पॉइंट से सर्कल की मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, CP प्लस R, CP माइनस R, यही ना, C है ये पॉइंट, P है, तो CP प्लस R और CP माइनस R, यही मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो रेडियस तो पता ही है अपने को, और बाकी अपन ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, -4 -2 के बीच 2 और यहां से 2, तो बीच की डिस्टेंस हो गई 2√2। ठीक है, तो मिनिमम की बात करें, मिनिमम किसको बोला गया था, b को, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 2√2, और a की वैल्यू कितनी होगी, 9 प्लस 2√2। तो यहां से अपने पास a और b ये सब पता है, तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या आ जा रहे हैं। अच्छा, इनका स्क्वायर भी करना है, तो ये स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहां से अपन मेंशन कर सकते हैं, भाई जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस तो क्या होगी, अंडर रूट के साथ आएगी ना, लेकिन देखो अगर तो a और b की जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं उनमें अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब कि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर्स लिखने थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है, अब 8 में √2 cos a, ठीक है, और √2 sin a इस तरीके का दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, sin a माइनस b की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि अगर √2 cos a √2 sin a इस तरीके का दिया हुआ है, स्क्वायर करके ऐड कर दूं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर किया, ऐड किया, तो 2 cos स्क्वायर है, 2 sin स्क्वायर है, दोनों मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। और क्या बचेगा, cos स्क्वायर b प्लस cos रेज टू पावर 6 प्लस 2 cos रेज टू पावर 4, ऐसा आएगा, प्लस
साइन स्क्वायर बी प्लस साइन रेज टू पावर 6 माइनस 2 साइन रेज टू पावर 4b, ये एक्सप्रेशन होगा ना, दोनों को स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। अब यहां से अपन अगर देखें तो क्या क्या रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट हमारे पास बन रहा है 2, एक तो कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी था, तो ये और एक इनफैक्ट 2 की जगह पे क्या बन गया, 1 बन गया। सही है बात। और क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 cos 4b 2 sin 4b, इनको अगर क्लब करूं तो 2 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 2 cos 2b, इन दोनों को क्लब करके लिख सकता हूं मैं। प्लस साथ में क्या है, cos 6b प्लस साइन 6b, तो 1 आ जाएगा, मतलब ऐसा करना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रेज टू पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। किसको किसको क्लब किया, तो इन दोनों को क्लब किया, तो 1 यहां भी है, ये भी 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है बात, ये तो क्या था, 1 ही लिखा हुआ था, बाकी बचा हुआ मेरे पास क्या है, 2 cos 2b इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब मैं इस सभी को क्या करता हूं कि cos के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर b माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर माइनस cos रेज टू पावर 4। तो देखो क्या बन गया, 3 cos रेज टू पावर 4, 4 cos स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर, तो प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 cos रेज टू पावर 4 प्लस 3 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो अब यहां से फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो आ गया cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 2/3 और एक आएगा -1, तो -1 तो किसी काम का है नहीं, अपने को इसी से काम चलाना पड़ेगा, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 2/3 से। ठीक है, तो चलो cos b की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमें निकालना क्या था, sin a माइनस b निकालना था। sin a माइनस b के लिए अगर देखें तो sin a माइनस b कैसे क्रिएट हो सकता है, पहली इक्वेशन को, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने sin b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और माइनस कर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 को cos b से। ठीक है, तो cos a इंटू साइन भी आ जाएगा, माइनस साइन a इंटू cos b आ जाएगा। सही है बात, cos a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू cos b की टर्म आ जाएगी। दो, अगर हम पहली इक्वेशन को sin b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को cos b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस ले लें, तो देखो क्या बनेगा, √2 sin a माइनस b, माइनस साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास होगा cos b, ठीक है, यहां पे एक बार को लिख लेता हूं मैं, cos b sin b प्लस cos क्यूब b sin b, ये टर्म बन जाएगी। और साथ में क्या होगा, माइनस करना है हमें किसको, सेकेंड इंटू cos b को, तो इसमें जब cos b के मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड की टर्म्स क्या है, sin b इंटू cos b, है ना, और प्लस साथ में कितना हो जाएगा, साइन क्यूब b इंटू कॉस b, ये बन गया। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। इधर अगर देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, cos b sin b कॉमन, cos b sin b कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज एनीवे 1। सो यहां से अपन देखें तो sin a माइनस b की बात करें, sin a माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है, cos b पहले से था हमारे पास, यहां पे कितना आ गया, cos b इंटू साइन b, ठीक है, डिवाइडेड बाई -√2, तो cos स्क्वायर भी हमारे पास पता है हमें। ठीक है, अगर cos स्क्वायर भी पता है तो साइन भी निकाल सकते हो। साइन b की वैल्यू दो पॉसिबल होंगी, साइन b की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है ना, जैसे cos b की भी दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस माइनस √2/3, तो यहां साइन b के लिए भी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √1/3, तो cos b और साइन b आ गए, यहां पे पुट कर दो, रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास, फिर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 1/3 और -1/3, दोनों ही पॉसिबल होंगे, तो अपने पास ऑप्शंस क्या होंगे, बी और डी, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, तो लोकस ऑफ z, सबसे पहले तो ये निकालना है, z का लोकस निकालने का क्या तरीका होता है, अपन अलजेब्रिक फॉर्म यूज करते हैं, z की जगह पे x प्लस आयोटा y रख देते हैं। तो अपन देखें मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3, है ना, x की जगह z की जगह पे x प्लस आयोटा y रख दिया, प्लस, ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू y माइनस 2, इसका मॉड लिखना है, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज x,
तो अपन स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर किया मतलब इसका मॉड लिखोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के साथ आएगा, और इधर x तो है ही, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या दिख रहा है 6x माइनस 9, ठीक है 6x माइनस 3/2 ऐसा कह लें, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पैराबोला को देखो, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा FST 2 या FST 4 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, खैर एनीवे अपन फिर से इसको रिपीट कर ही रहे हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 3/2। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आएगी 3/2, 2, तो 3/2, 2 सपोज ये था, यहां पे देख सकते हो 4a इंटू एक्स माइनस एच, इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो ये वर्टेक्स था मेरे पास सपोज 3/2, 2, ठीक है, ये वर्टेक्स था 3/2, 2, और इससे 3/2 यूनिट्स पीछे, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये y एक्सिस है, y एक्सिस इटसेल्फ विल वर्क एज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, 3/2, 2 से 3/2 यूनिट्स पीछे जाएं। 3/2 यूनिट्स क्यों पीछे गए, क्योंकि अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो अपने पास ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब बाकी क्या कहा गया है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, देखो इसका अगर मैं फोकस मार्क करूं तो 3/2, 2 से 3/2 यूनिट्स आगे जाऊंगा तो 3, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 आयोटा, मतलब इस फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है z1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, z1 यहां पे ले लिया, z1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा और z2 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बोल रखा है उसने, पाई बोल रखा है, तो मतलब 3, 2 से पास करने वाली जो फोकल कॉर्ड होगी उसके एंड्स हैं z1 और z2। तो तुम्हें पता होता है कि z1 और z2 पे अगर मैं सर्कल मतलब इसको डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल कैसा होता है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करके कहां पे जाएगा भाई, जब ये अगर लेटस रेक्टम वाली बात करें z1 z2, अगर ये लाइन लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करेगी तो यहाँ पे 2 पे टच करेगा, और अगर ये लेटस रेक्टम नहीं होगा तो हमेशा 2 के इधर उधर कहीं पे जाएगा, ठीक है, तो 2 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये 0,2 वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, सर्कल का एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो अगर सर्कल का पॉइंट होगा तब तो z1, इस पॉइंट को मैं p बोल दूं तो z1 p z2 ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, किस केस में, जब z1 z2 लेटस रेक्टम वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी हर केस में क्या होगा 0,2 बाहर में लाई करेगा, अगर भाई बाकी हर केस में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स को बस टच करके ही जाएगा ना सर्कल, तो 0,2 कहां पे आएगा, बाहर में आ जाएगा, तो अगर बाहर में आता है 0,2 तो ऑफ कोर्स सर्कल के बाहर है, इसलिए z1 z2 उस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा अपने पास 90 से कम, तो इसका मतलब z1 p z2 अगर इस एंगल की बात करें तो या तो 90 हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जबकि z1 z2 लेटस रेक्टम वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बाकी डी ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन में आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इनका डिफरेंस एक तरीके से चाहिए था, तो z1 और z2 के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस मतलब ये एक आर्गुमेंट होगा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1, इसको बोले तो ये आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस यही निकालना था ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तुम प्लॉट करके देख सकते हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 90 नहीं है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि a और c बस यही दोनों अपने पास करेक्ट ऑप्शंस होंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, fx की बात की गई है और फिर हमें f' ऑप्शंस में है कि f' इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मतलब डिफरेंशिएट तो करना ही है, न्यूटन लेबनीज रूल से डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन कितना आता है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x tan इनवर्स x प्लस 16 sin x, यही है, ठीक है, ये f' का एक्सप्रेशन है। अच्छा, हमें लेकिन f' से तो मतलब ही नहीं था, ये ऑप्शन ही मेरा ये कह रहा है कि f' इज इंक्रीजिंग, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो f" पे आता हूं, f" क्या लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x tan इनवर्स x, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस साथ में tan इनवर्स x होगा और 16 cos x की एक्स्ट्रा टर्म भी होगी, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी बचा मेरे पास माइनस 10 tan इनवर्स x प्लस 16 cos x, यही चीज है, ठीक है।
तो अपन अगर इसकी बात करें कि एफ डबल डैश एक्स कैसा है, तो अभी भी हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ भाई, एफ डबल डैश एक्स का साइन अभी नहीं पता चल रहा है, तो क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स की बात करें तो देख सकते हो तुम, डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, -10/1 + x² -16 sin x। x मेरा 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा था, इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन पूरा कैसा हो गया, निगेटिव रहा। तो फंक्शन, इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश निगेटिव है ना। एफ ट्रिपल डैश निगेटिव है तो एफ डबल डैश कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। एफ डबल डैश अगर डिक्रीजिंग है, अपने क्या कहा कि एफ डबल डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, तो अगर एफ डबल डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, एफ डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, 0 पे, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, 1 पे, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम 1 पे अगर वैल्यू की बात करें तो 1 पे वैल्यू कैसी होगी, अगर मैं देखूं 0 पे, तो 0 पे तो चलो दिख जा रहा है कि एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, कुछ 16 आ जाएगा और यहां से 0 आ जाएगा, तो ये तो 16 से छोटा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था ना कि एफ डबल डैश एक्स निगेटिव हो जाए, ये वैल्यू अगर निगेटिव रहती तो हमें एफ डबल डैश 1 निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश 1 निकालने में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, cos 1। cos 1 हमें नहीं पता होता, तो cos 1 अगर हमें नहीं पता होता है तो cos π/3 इसके रिस्पेक्ट में देख लो, ठीक है। तो cos π/3 से cos 1 जो है कंपैरेटिवली बड़ा ही होगा। cos π/3 अगर यहां होता तो वैल्यू कितनी होती, 8 - 10 π/4, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये कैसा होता, पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब अभी भी अगर हम देखें 16 cos 1 - 10 × π/4, अभी भी ये रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, ये 0 से कुछ बड़ी क्वांटिटी ही है, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव ही है। क्या कह रहे हैं अपन, 16 cos π/3, मतलब अगर मैं इसको π/3 पे कैलकुलेट करूं तो ये 8 है। इनफैक्ट 16 cos 1 8 से बड़ा ही होगा। 10 × π/4 की बात करूं, ठीक है, तो 10 × π/4 -7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वैल्यू कैसी रही है, पॉजिटिव रही। एफ डबल डैश एक्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर एफ डबल डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। अब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश 0 से हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी। तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 0 निकाल लो। तो एफ डैश 0 अगर निकालते हो तो देखो कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो एफ डैश एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एफ एक्स भी कैसा रहा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा। और एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहां पे आई होगी, 0 पे। एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ 0। एफ 0 पे वैल्यू अगर देखें तो एफ 0 खुद कितना था, ठीक है, एफ 0 इनफैक्ट वो तो इंटीग्रेशन में ही देखोगे, इंटीग्रेशन अगर निकालो एफ 0 में तो एक्स की जगह 0 रख दोगे तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से 0। तो 0 से 0 मतलब ये भी वैल्यू कितनी थी, एफ 0 इज 0। तो एफ एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ए बी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए, सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की बात करें तो एक नए फंक्शन के बारे में एक तरीके से कहा गया है, एच एक्स इज इक्वल टू 0 से x एफ वाई डी वाई। तो इसके डिफरेंशिएशन में देखें एच डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। अभी हमने बोला एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो एच डैश एक्स पॉजिटिव है, और इसका मतलब एच एक्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ए बी और डी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो 11 में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी वगैरह के बारे में कमेंट करना है, और साथ में ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा बाउंडेड फंक्शन ये सब भी देखने हैं। सबसे पहले मैं बाउंडेड फंक्शन पे आता हूं। बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज में -∞ या इंफिनिटी दोनों ही ना आते हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो, यही मतलब होता है बाउंडेड फंक्शन का। तो अपन इसके लिए अगर देखें तो देख सकते हो इन्फिनिटी पे कहां पे रीच करेगा, जैसे ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अगर रखूं तो x की पावर 4 वो इन्फिनिटी बना लेगा, 2 + sin 1/x मतलब प्रोडक्ट लिमिट कैसी हो गई इसकी, इन्फिनिटी को रीच करने लग गई। तो फंक्शन ऑफ कोर्स कैसा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, दैट मींस कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ये एक बात हो गई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव के बारे में कहा जा रहा है। तो कंटिन्यूअस डेरिवेटिव अगर देखो मैं तो इसका डिफरेंशिएशन पहले लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन इसका क्या बनेगा, एफ डैश की बात करें तो एफ डैश क्या है, x की 2x की पावर 4 मतलब पहले 8x³ आ गया, प्लस साथ में कितना आ जाएगा 4x³ इंटू साइन 1/x, ये हो जाएगा,
ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखें तो माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 1/x, ठीक है। कब? जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जीरो पे डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? ठीक है, जीरो पे डिफरेंशिएशन निकालने का क्या प्रोसेस होगा? तो अपन देखें fx जो था माइनस f0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, यही करेंगे ना भाई। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं कि जीरो पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, यही करूंगा। तो fx की बात करें, fx क्या था, x की पावर 4 2 प्लस साइन 1/x माइनस f0 कितना था, 0 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब कि f0 की वैल्यू कितनी है, मतलब डिफरेंशिएशन एट 0 वो कितना है, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन इसके बराबर आता है। दूसरी चीज, मुझे कंटिन्यूअस डेरिवेटिव की बात की गई थी, मतलब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये वाला फंक्शन अब जो मैंने बनाया है डिफरेंशिएट करके, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अपन अगर देखें इसका x इक्वल टू 0 पे दिक्कत आ सकती थी। अब 0 पे देखो क्या होगा, 0 पे अपन कहें तो ये चीज भी 0 को टेंड कर रही है, यहां पे 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, यहां भी 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल 0 की ओर टेंड करने लगा, दैट मींस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव तो है। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पे बी ऑप्शन गलत है इनफैक्ट। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में ग्लोबल मिनिमा की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स ग्लोबल मिनिमा होगा ही, क्योंकि फंक्शन अगर देखो, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 2 प्लस साइन 1/x। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला फंक्शन है। और x इक्वल टू 0 पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। इसका मतलब कि फंक्शन कैसा है, इसका 0 पे मिनिमा बन रहा है, तभी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे जो 0 पॉसिबल थी वो अचीव हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमा के लिए हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। फिर अपन डी ऑप्शन पे आते हैं, एफ डबल डैश इज कंटिन्यूअस कहा गया है। तो एफ डबल डैश निकालना है तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे एफ डबल डैश की टर्म में क्या आएगा, 8x क्यूब 24x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x क्यूब को एज इट इज रखा, साइन 1/x का डिफरेंशिएशन cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर। तो cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, तो इंटू आ जाएगा अपने साथ माइनस x, ठीक है। ये तो हमारे पास एक टर्म हुई। अभी क्या किया हमने, x क्यूब को एज इट इज रखा, sin 1/x का डिफरेंशिएशन किया। अगर हम sin 1/x को एज इट इज रखते, sin 1/x को एज इट इज रखते और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते तो 3x स्क्वायर आ जाता, ठीक है। फिर आगे बढ़े, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 1/x। अब देख सकते हो यहां पे जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर कॉस 1/x से क्या आएगा, माइनस का sin 1/x, ठीक है, sin 1/x और एक माइनस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्टिवली यहां पे ये साइन चीज हट गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाली टर्म बची रह जाएगी, और प्लस साथ में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x cos 1/x। अब दिक्कत हो गई, कहां पे दिक्कत हुई, इस वाली टर्म से। इसका तो लिमिट क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि साइन इंफिनिटी बन जाएगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, एक्स इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर तो खुद 0 को टेंड कर रहा है, और ये भी चीज 0 को टेंड कर रही है। दिक्कत किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से, इसलिए फंक्शन का कंटिन्यूअस डेरिवेटिव नहीं आएगा। अपन इसके लिए कह सकते हैं कि ए और सी ऑप्शन ही केवल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे देखने में थोड़ा सा डरावना है बट आसानी क्वेश्चन है। क्या था कि एक प्लेन दिया हुआ था, ठीक है, और कहा गया कि एक रॉड है, ठीक है। रॉड का जो अपर पॉइंट है उसको कहा गया 1 0 -1, एक एंड उसका 1 0 -1। अब इसकी लेंथ कही जा रही है कि इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये मूव करेगा। तो अगर ये मूव करेगा तो क्या चीज बनाएगा भाई, ये रॉड है, ठीक है, ये प्लेन लेता हूं मैं, एक रॉड, और इसको मूव कराता हूं, तो मूव कराने पे क्या बनेगा, कोन फॉर्म होगा। अब जो कोन फॉर्म होगा उसकी हाइट क्या होगी, सीधा ये परपेंडिकुलर हाइट होगी ना प्लेन पे, 1 0 -1 से अगर मैं सीधा इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखूं प्लेन पे, तो वही तो हाइट का काम करेगा। और ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x - 2y + 2z = 4। अगर ये हाइट है तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 1 0 -1 रख दो, कितना आएगा 1, यहां पे ये 0 हो गया, -2 तो -1 -1 और -4, तो अपने पास
5 आ जा रहा है, और सॉरी ये +4 था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो h की वैल्यू अगर अपन देखें तो यहां से आप रख सकते हैं, रख दिया आपने 1 0 -1 1 -2 +4, तो अपने पास ये 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो h की लेंथ कितनी है 1। तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब कि ये कितना होगा √3 होगा। तो कौन जो फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा ना। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा √3 नीचे, और हाइट कितनी होगी 1 के बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं क्या कि इसका जो अगर हम कहें कि रॉड स्वीप्स द फिगर क्या है, कोन है, कोन का वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई लिख दिया, r स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर इंटू h मतलब 1, तो रिजल्ट कितना आएगा पाई। फिर बी ऑप्शन की बात करें, एरिया ऑफ रीजन विच द रॉड ट्रेसेस ऑन द प्लेन, ये है वो रीजन जो कि रॉड ट्रेस करता है। तो ये ट्रेस्ड पाथ जो है उसका एरिया क्या होगा, मतलब सर्कल का एरिया क्या आएगा 3 पाई आएगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रॉड ऑन द प्लेन, तो ऑफ कोर्स इसका प्रोजेक्शन यही है √3 के बराबर। फिर डी की बात करें, सेंटर ऑफ रीजन विच द रॉड ट्रेसेस ऑन द प्लेन, मतलब इस सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या आएगा 1 0 -1 से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल भी सकते हो, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 1 0 -1 अगर मैं इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या है I - 2j + 2k, I - 2j + 2k के अलोंग अगर मैं इस पॉइंट से कितने यूनिट्स चल देता हूं 1 यूनिट चल देता हूं, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाना पड़े, हो सकता है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाना पड़े, क्योंकि 1 0 -1 नीचे की ओर भी हो सकता था, कोई सा भी केस आ सकता था। तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो एक तरीका तो ये है सीधा मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई वो पॉइंट क्या आएगा 1 0 -1 प्लस माइनस दोनों के चांसेस हैं। ठीक है, कितने यूनिट चलना है 1 यूनिट चलना है। नॉर्मल वेक्टर क्या था I - 2j + 2k का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो I - 2j + 2k इसका यूनिट वेक्टर मतलब बाई 3। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि ये वाला 2/3 2/3 - 5/3 ये वाला रिजल्ट माइनस वाले ऑप्शन के लिए आ रहा है, और वो ऑप्शन ऐसा भी है जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहां से भी कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सी डी ये तीनों ही ऑप्शंस अपने पास करेक्ट होंगे। नंबर 13 देखें तो यहां पे हमारे पास दो लाइंस हमें पता चल रही हैं, एक 15x + 2y = 30 और 5x - y + 15 = 0। तो ये दोनों लाइंस मैंने प्लॉट कर ली। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट एक ऐसी लाइन की बात की गई है जो कि लेमडा के टर्म्स में है। इस तरीके से हम डायरेक्टली उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उस लाइन के बारे में अगर अपन देखें तो क्या लिखा हुआ है, लेमडा के साथ है x + 6 और माइनस y के साथ है +15 = 0। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, ये फैमिली ऑफ लाइंस है, और फैमिली ऑफ लाइंस कैसी लाइन है जो कि -6, -15 इस पॉइंट से पास करेगी। तो -6, -15 इस पॉइंट से पास करने वाली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो -6, -15 यहां कहीं होगा, मान लो -6, -15 मार्क कर दिया। तो अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरी लाइन यहां से ड्रॉ होगी, ठीक है, -6, -15 से। अब उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लेमडा वेरिएबल है तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो अपन अगर देखें, अगर मान लो मैं ये वाली लाइन लेता हूं, ठीक है, तो ओरिजिन मेरा कैसा आ गया, अंदर आ गया ट्रायंगल के। अगर इसको मैं नीचे की ओर ले जाता हूं तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। लेकिन इन केस अगर मैं इसको ऊपर की ओर ले जाऊं, अगर मैं इस तरीके का कुछ लाइन ले लूं, तो अब कैसा हो गया, अब हमारा ओरिजिन जो है बाहर निकल गया। ठीक है बात, तो इसका मतलब बाउंड्री सिचुएशन क्या होगी, जब एकदम मतलब कंडीशन ऐसी आ जाए कि जिसके इधर उधर हमारे पास अगर मैं ओरिजिन से इसको इनफैक्ट ज्वाइन कर लूं, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लूं, ये वाली स्लोप से अगर मैंने स्लोप को जरा सा भी ऊपर किया तो इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन मेरा बाहर लाई करने लगेगा। बात सही है? तो इसका मतलब मुझे यही वाली सिचुएशन जो है बाउंड्री कंडीशन बनानी है। मतलब जो स्लोप है मेरी, स्लोप अगर लाइन की देखें तो इस लाइन की स्लोप क्या है, लेमडा है। अब लेमडा स्लोप जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहां अगर मैं 0,0 देखूं तो लेमडा मेरा एक तरीके से कहें इस लाइन की स्लोप कितनी है, 5/2 है। अगर लेमडा 5/2 से बड़ा हो गया तब तो ओरिजिन कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि लेमडा शुड लाई
लेस देन और इक्वल टू 5/2, बल्कि इसने कह रखा है लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इस केस में तो क्या होगा, ओरिजिन ट्रायंगल पे लाई करने लगेगा, बाउंड्री पे लाई करेगा, तो हम इक्वालिटी हटा लेते हैं। लेमडा को कैसा होना चाहिए, लेस देन 5/2 होना चाहिए, और इसलिए अपना आंसर जो है बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 14 में अब आगे देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैराबोला का कोई पॉइंट लिया गया x1 y1, ठीक है, टेंजेंट्स इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 को हमने क्या मान लिया, x1 y1 इज बेसिकली 80² 280, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया है, टेंजेंट खींचा है। टेंजेंट अगर खींचोगे पैराबोला के लिए t पॉइंट पे, तो क्या इक्वेशन आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई ty इज इक्वल टू x प्लस 80²। सही है बात। अब इस लाइन पे, इस टेंजेंट पे कोई हमें पॉइंट लेना है, ठीक है। तो इस पे अगर हमें पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या कर सकते हैं भाई, x को कुछ मान लो h, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो गई, h प्लस 80²/t। तो इस पे एक पॉइंट एज्यूम करना था, x को h मान लिया तो y कितना हो गया, h प्लस 80²/t। ये वो पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करनी है, किसके लिए, सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल टू 0 से लिखा जाएगा। क्या इक्वेशन होगी, x h प्लस y के साथ में आ जाएगा h प्लस 80²/t इज इक्वल टू कितना आएगा, a²। ये होगा, ये हमारे पास सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी। अब मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे ये निकालना है कि हमारे पास वो फिक्स पॉइंट क्या आएगा। तो देख सकते हो h हमारा पैरामीटर का काम कर रहा है ना, t तो एक बार फिक्स हो गया यहां पे, ठीक है। अब हमने जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन के टाइम पे तो t फिक्स है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, इस h पैरामीटर के थ्रू हमें ये डिसाइड करना है कि L1 प्लस यहां पे कैसा बनेगा, फैमिली ऑफ लाइंस बनाएंगे तभी तो फिक्स पॉइंट आएगा, ठीक है। फिक्स पॉइंट कहने का मतलब ही क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइन से कोरिलेटेड है क्वेश्चन। तो अगर देखें यहां पे हमारे पास फैमिली किस तरीके से क्रिएट होगी, h के साथ में क्या क्या है, x प्लस y/t, यही है। और बाकी की टर्म्स को अगर क्लब करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है y 80²/t। तो हमारे पास इनफैक्ट क्या है, y इंटू 80, ठीक है, इज इक्वल टू a²। और इसको भी मैं इसी के साथ ले लेता हूं, y 80 माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से फिक्स पॉइंट क्या आ गया, एक तो यहां से माइनस y/t आ गया, ठीक है, माइनस y/t। तो एक ये पॉइंट हो गया, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से हमारे पास आ रहा है y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू अगर देखें तो a²/80। तो a²/80 का मतलब हो गया हमारा a/t। तो y को हमने a/t बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब x कितना हो गया, x हो गया अपना, अगर y को a/t रख दो तो माइनस a/t² a/t। ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे कि हमारे पास, जिसको अपन ने एक तरीके से x2 y2 बोला है। तो अब मेरे पास x2 y2 भी आ गया, x1 y1 भी आ गया, AP GP वगैरह GP जो भी हमें चेक करनी है वो हम यहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी विल मार्क आवर आंसर्स एज B, C एंड D। नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक fx फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कुछ x की टर्म्स वगैरह भी हैं जिससे कोरिलेट किया गया है। तो अगर इसको हम क्लब करके सबसे पहले लिखें fx की सारी टर्म्स को, तो क्या आएगा, fx -1 अपॉन fx +1 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है यहां से, ये चीज है हमारे पास x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। तो देख सकते हो बहुत ही सिमिलर सा दिख रहा है, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, लेकिन ये तो 1 और -1 था ना, यहां तो -x और +x हो गया, ठीक है बात इतनी। तो अपन क्या करें, अगर इसको मैं x से डिवाइड कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x माइनस 1। भाई ये -x और +x की जगह क्या चाहिए था, -1 और +1 चाहिए था, तो ऐसा कुछ बन जाएगा x² प्लस 1/x प्लस 1। सही है बात। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि fx क्या है, fx डायरेक्ट कंपेयर करके बोल सकते हो कि fx की वैल्यू क्या है, x² प्लस 1/x। अब क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। इसको कितनी बार अपन करते हैं कि ये चीज क्या लिखी हुई है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन fx एज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 बिल्कुल सही है, ठीक है। -1 पे इसकी वैल्यू -2 होती है और उसके दोनों साइड कैसा होता है, ये डिक्रीज करता रहता है। फिर अपन आगे देखें C के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1।
डी ऑप्शन क्या कहता है, cos x इंटू एफ एक्स। तो देख सकते हो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन है तो cos x इंटू एफ एक्स भी कैसा होगा, ऑड होगा। अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस पाई से पाई के बीच इसका इंटीग्रेशन भी कितना आएगा, 0 के बराबर। तो इस तरीके से इसका अपने पास ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो 16 में क्या था, नंबर ऑफ वेज टू चूज 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 100 सच दैट एनी टू चोजन नंबर डिफर एटलीस्ट बाय 7। ठीक है, तो ऐसा है कुछ कि ये लाइंस वाला अरेंजमेंट करते थे ना हम क्वेश्चंस, लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिनके बीच में कम से कम 3 का गैप हो, 4 का गैप हो, इस तरीके का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, पहला बंदा मान लो यहां से मान लो 1 था, है ना, पहला बंदा चूज किया गया, ठीक है, पहला बंदा यहां पे चूज हुआ, तो मान लिया मैंने कि बीच में मैंने x1 लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, फिर दूसरे बंदे को चूज किया, ठीक है, तो पहला बंदा जो चूज हुआ और दूसरा बंदा जो चूज हुआ उसके बीच में गैप क्या था, x2 लोग छूट गए, ठीक है, बीच में कितने लोग छूट रहे हैं उनको मैं x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, p2 और p3, ठीक है, थर्ड पर्सन जो चूज हुआ, p2 और p3 के बीच में कितने लोग छूट गए उनको मैंने x3 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से आगे मैं p7 पे जब जाऊंगा तो देखो p3 के पहले x3 लोग छूटे हैं, तो p7 के पहले x7 लोग छूटे हुए होंगे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है ना, इसके बाद भी कई लोग हो सकता है कि छूट जाए, ठीक है, भाई यहां तक वो 100 थे ना, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि लास्ट पर्सन में 100 वाले को ही चूज करूंगा, मैंने अगर 94 वाले को चूज कर लिया तो आगे के 5-6 लोग जो बचे हुए थे वो सब भी तो छूट गए ना, तो आगे हमारे पास सपोज x8 लोग छूट गए, तो जितने लोग छूट गए हैं उनका सम कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x8, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कितना, x8, इसका सम कितना है, 100 लोग थे, 7 लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोग छूट गए, 93, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई दो जो लोग हैं उनके बीच नंबर ऑफ वेज की बात करें, नंबर्स की बात की गई है, तो एटलीस्ट 7 का डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 7 का डिफरेंस होने का मतलब क्या होगा कि भाई अगर मान लो मैं पहला 1 चूज करता हूं, ठीक है, तो अगला मैं किसको चूज कर सकता हूं, 7 को, ठीक है, तो बीच में कितने लोग छूट गए, सॉरी 8 को चूज कर सकता हूं, तो 8 को चूज अगर मैं करूंगा तो बीच में क्या क्या छूट गया मेरे पास, 2 छूट गया, 3 4 5 6 और 7, 6 चीजें छूट गई, तो मिनिमम 6 चीजें तो छूटनी ही चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू, x1 तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले बंदे को ही चूज कर लूं, अगर पहले बंदे को चूज कर लिया मैंने तो x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन x2 की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि ये दो लोगों के बीच के लोग हैं, ठीक है, दो नंबर्स के बीच का नंबर है, तो x1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, x2 की वैल्यू लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगी। इसी तरीके से x7 तक की बाबात मैं कर लूं, एक टर्म और लिख लेता हूं, x7 और x8 इज इक्वल टू 93, तो x7 भी कैसा होगा मेरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। x8 में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं लास्ट पर्सन 100 वाले को चूज करूं, अगर 100 वाले को चूज करता हूं तो उसके बाद तो कोई बचता नहीं है, तो x8 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो देखो यहां पे x1 और x8 दोनों 0 से स्टार्ट होंगे, बाकी हर एक टर्म कहां से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा। तो जैसा अपन करते थे आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरीके से कर लें, x1, ठीक है, x2 को 6 दे दिया, ठीक है, तो कितनी चीजों को 6 देना है, 2 से लेके 7 तक, ठीक है, तो 2 से 7 तक कितने हो गए, 2 3 4 5 6 और 7, 6 लोग, मतलब 6 टर्म्स थे, सबको 6 दे दिया, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि x2 डैश बना दिया, x3 डैश बना दिया, है ना, अप टू x7 डैश प्लस x8 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना आएगा, 93 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो देखो x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, है ना, अप टू x8 इज इक्वल टू कितना, 57। क्या किया है बेसिकली मैंने, x2 की जगह मान लिया मैंने x2 डैश प्लस 6, अब तो मेरा x2 डैश तो 0 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है भाई। ये ऐसे लोग थे जिनको 6 ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे, तो 6 ऑब्जेक्ट्स इन सबको दे दिए, और बाकी कितने बचे मेरे पास, फिर 57 बचे। अब इन 57 ऑब्जेक्ट्स को मैं किसी को भी कितने भी दे सकता हूं, सभी कहां से, 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, x1 भी x8 भी और बाकी सारे टर्म्स भी, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो 57 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तरीके कितने होंगे, 57 प्लस 8 माइनस 1 C8 माइनस 1, यही होगा ना, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, 64 C7।
तो अपन कहें कि ए सी ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 17-18 से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है उसमें सबसे पहले क्या करना है, fx इक्वल टू gx, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन दैट 17, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 है। तो सबसे पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या आएगा, x रेज टू पावर ln x इज इक्वल टू e स्क्वायर x। कैसे सॉल्व होगा, दोनों साइड लॉग ले लिया, इधर बन गया ln x का होल स्क्वायर, इधर आ गया हमारे पास 2 प्लस ln x, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि दो फैक्टर्स हो गए t माइनस 2 t प्लस 1। तो एक फैक्टर हो गया ln x माइनस 2 और एक फैक्टर हो गया ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e स्क्वायर, और एक आ गई 1/e, ठीक है। बीटा किसको बोला गया है, बड़े वाले को, मतलब ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया हमारा अल्फा, ये निकालना था अब हमें, ठीक है। तो खैर अभी अल्फा बीटा पता चला। नेक्स्ट अपन लिमिट निकालने जाते हैं, लिमिट निकालनी है और कब ये एग्जिस्ट करेगी वो करस्पॉन्डिंग सी भी बताना है हमें। तो देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू e स्क्वायर, ठीक है बात, fx माइनस सी बीटा। तो fx माइनस सी बीटा का मतलब कितना हो गया, fx की जगह पे हमने रख दिया x रेज टू पावर ln x माइनस सी बीटा, बीटा मतलब e स्क्वायर, सही बात, डिवाइडेड बाई, यहां पे देखें तो g ऑफ x e स्क्वायर x माइनस e रेज टू पावर 4। तो खैर देखो डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कब करेगी, जब ऊपर वाली चीज भी जीरो को टेंड करे। तो इसका मतलब कि देख सकते हो कि इसको जीरो अगर बनाना है तो ये कितना हो गया, e स्क्वायर की पावर 2 मतलब e की पावर 4। तो c को क्या होना पड़ेगा, e स्क्वायर होना पड़ेगा ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा न्यूमरेटर भी जीरो को टेंड हो। तो ये वाली टर्म देखो e की पावर 4 को टेंड हो रही है और ये वाली चीज e स्क्वायर इंटू सी है, ठीक है। तो c को क्या होना पड़ेगा, फिर e स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास आया कि ये एग्जिस्ट कब करेगी, जबकि c की वैल्यू कितनी हो, e स्क्वायर हो। अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू e स्क्वायर x रेज टू पावर ln x माइनस e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहां पे हमारे पास e स्क्वायर इंटू x माइनस e स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, LH रूल अप्लाई कर लेते हैं दोनों पे, ऊपर नीचे दोनों पे डिफरेंशिएट कर दिया। तो x रेज टू पावर ln x का डिफरेंशिएशन, यही बस अपने पास एक काम की चीज है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें लिखना है तो अपन एक बार देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर ln x, ठीक है। तो कैसे आएगा, ln y इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ, ln y इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर, दोनों साइड लॉग ले लिया है, डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन y इंटू y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ln x अपॉन x, ये बन गया। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें डिफरेंशिएशन y डैश ही चाहिए था ना। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू e स्क्वायर x की पावर ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, y इंटू दिस टर्म, y कितना था, x की पावर ln x था, ठीक है, और इंटू 2 ln x बाई x, माइनस e की पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 होने वाला है और डिनोमिनेटर से देखें तो हमारे पास e स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से e स्क्वायर अगर मैंने रखा, भाई ये कोई 0/0 फॉर्म तो है नहीं, रख सकते हैं वैल्यूज, तो कितना आएगा, e स्क्वायर की पावर 2 e की पावर 4 इंटू 2 ln e स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई कितना e स्क्वायर, ठीक है, और नीचे एक और e स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर। लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 4, c कितना था e स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, डिफरेंस जो पूछा गया है 4 माइनस e स्क्वायर, ठीक है, किससे छोटा होगा वो चीज अपन मार्क कर सकते हैं। फिर 18th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया है यहाँ पे h डैश एट अल्फा निकालना। अल्फा मतलब क्या है, 1/e, तो बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। x की पावर ln x का डिफरेंशिएशन तो अपन लिख ही चुके हैं ना, यही है हमारे पास x की पावर ln x का डिफरेंशिएशन। तो देखो कितना आएगा f, ठीक है, अपन सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, ठीक है, चूंकि अल्फा पे कैलकुलेट करना है, एज इट इज रखा, g ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ अल्फा इंटू g डैश ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, g अल्फा का होल स्क्वायर, यही चीज कैलकुलेट करनी थी। अब f डैश अल्फा की बात करें तो f डैश अल्फा का मतलब क्या है, देखो f डैश ये हमारे पास था, ये पूरा टर्म जो है ये पूरा, ठीक है, ये f डैश ही लिखा हुआ है, तो इसमें बस क्या करना था, अल्फा रखना था, ठीक है। तो बस यहां से तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ना कि अल्फा का मतलब कितना है 1/e, तो अपन रख दे 1/e रेज टू पावर ln 1/e मतलब -1 हो गया इंटू g ऑफ अल्फा, ठीक है। अच्छा ये भी वाली टर्म है, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2
2 इंटू एल एन एक्स है, एल एन एक्स मतलब हो गया तुम्हारा एल एन 1 बाई ई विच इज -1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स कितना था 1 बाई ई ही था, माइनस एफ अल्फा, ठीक है, सॉरी इंटू जी अल्फा है अभी, तो जी अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी हो, जी एक्स क्या था, ये था ई स्क्वायर एक्स, जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू 1 बाई ई, ई स्क्वायर इंटू 1 बाई ई का मतलब हो गया कितना, ई के बराबर, ठीक है, माइनस एफ अल्फा, एफ अल्फा का मतलब x की पावर ln x में 1 बाई ई रख दें, तो 1 बाई ई रखोगे तो ये 1 बाई ई रेज टू पावर -1, मतलब ये कितना हो गया, e हो गया, ठीक है, और इंटू जी डैश अल्फा, जी डैश एक्स कितना है, जी डैश एक्स तो ई स्क्वायर के बराबर ही है, तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाई जी अल्फा, जी अल्फा अभी हमने निकाला था, जी अल्फा कितने के बराबर था, e के बराबर था, तो ई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम 17 और 18 दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर सकते हैं यहां से। पैराग्राफ अगर देखें 19 और 20 क्वेश्चन से रिलेटेड, तो सबसे पहले r अपॉन r c2 r प्लस 1 c2 ऐसा दिया हुआ है। अपन देखें तो ये मतलब क्वेश्चन जो है इस तरीके का केवल दिखने में है, ओवरऑल ये समेशन ऑफ सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन अगर fn की बात करें, मतलब समेशन वाली टर्म को पहले मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, r ऊपर लिखा हुआ है, r c2 का मतलब क्या होगा, r माइनस 1 बाई 2, तो 2 मैंने ऊपर डाल दिया, r प्लस 1 c2, तो r प्लस 1 c2 में क्या आएगा, r प्लस 1 इंटू r, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है ये, r से r कैंसिल, बचा क्या 4 समेशन ओवर 1 अपॉन r माइनस 1 r प्लस 1, r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो 2 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, ये बात ठीक है। अब इसको बस सिंपली क्या करना होगा, वीएन मेथड यहां पे अप्लाई कर लेंगे, r माइनस 1 r और r प्लस 1 है, तो अगर मैं इस समेशन डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो 4 तो चलो मैंने बाहर ही लिख दिया, बाकी क्या बचेगा 1 अपॉन r इंटू r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1, ये चीज अपने पास आ जाएगी। अगर अपन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है, यहां से हमारे पास है r स्क्वायर प्लस r, ठीक है बात, और इधर से हमारे पास है r स्क्वायर माइनस r, तो ये मेरे पास टर्म 2 का एक और डिफरेंस आएगा, तो इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं वीएन मेथड लगा करके। ये मेरे पास tr आ गया, ये मेरे जनरल टर्म हो गई। T1 T2 से स्टार्ट करना है, r इक्वल टू 2 है, तो 2 रखा अगर मैंने, तो 2 इंटू 1 माइनस यहां से आ जाएगा 2 इंटू 3, ऐसा होगा, ठीक है, इसको 1 इंटू 2 लिख देता हूं पैटर्न बनाने के लिए। T3 को अगर देखें तो 3 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये सब कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं सम करता हूं तो n टर्म्स तक का सम चाहिए मुझे, तो n टर्म्स तक का सम कितना हो जाएगा, Sn विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन 2, ठीक है, सम कितना हो गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, सही है बात, ये मेरे पास Sn की वैल्यू आ गई। n चूंकि मेरा किधर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, तो Sn क्या इनफैक्ट जिसको a बोला गया है, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 1 बाई 2 विच इज एनी वे इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहां से हमारे पास निकल आ रही है कि a की वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर। अब मुझसे क्या पूछा गया, f7 प्लस f8 निकालना है, मतलब एक तरीके से मैं कहूं तो Sn जो मैंने कहा है वो बेसिकली क्या है, Fn है, तो f7 और f8 निकालना है। f7 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू हाफ माइनस 1 बाई 7 इंटू 8, ठीक है, और इसी तरीके से f8 कितना होगा 2 इंटू हाफ माइनस 8 इंटू 9, ये वाली टर्म्स अपने पास बची रह जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों का सम करना है, तो f7 प्लस f8 ये ऐड कर लो, इट कम्स आउट एज 122 बाई 63, तो यहां से अपने पास p प्लस q की वैल्यूज आ गई 185 और p माइनस q 59। नेक्स्ट अपन आते हैं जो लास्ट वाला है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या था, t की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, a की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है वो क्या है, 20 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, बेसिकली 3 बाई 2x लिखा हुआ है, प्लस साथ में क्या है t इज इक्वल टू 0, इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके पॉजिटिव रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्या हो, तो देखो वर्टेक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो वर्टेक्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, और रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई a इंटू f0 की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और d को कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, यही रिस्ट्रिक्शंस है ना, अगर 2 पॉजिटिव रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो a इंटू एफ जीरो मतलब a तो कितना है 1 है, f0 कैसा है t के बराबर, तो t को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स की कंडीशन मैंने लिखी नहीं है क्योंकि वर्टेक्स कितना है 3/4 ही था मेरे पास।
डी पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है तो अपन देखें बी स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 4ac 4t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आ गई 9/16 से छोटी। तो t कैसा होना चाहिए 9/16 से छोटा होना चाहिए। तो अपने पास जो a, c और d तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे।